हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ संजीव कुमार शर्मा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की है और अभी ये प्रैक्टिस करना इन्होंने शुरू कर दिया है और एक कानूनी मामलों के जानकार हैं और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्रिमिनल लॉज है। तो आज संजीव से मेरी मुलाकात चाय की दुकान पे हुई थी और इन्होंने मुझसे कहा कि अभय, आपको पता है कि एक बहुत ही अहम खबर आ जाई है कि भारत में UAPA जो केस हैं उसमें तकरीबन 72% की बढ़ोतरी हुई है, उसके केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो हमने सोचा कि आज क्यों नहीं संजीव से ही इस बारे में बात करते। तो संजीव, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त हमारे लिए बचाया और आज हम इस पे बात कर रहे हैं। तो संजीव, एक काम करते हैं, जो डिटेल से आज जो हिंदू अखबार में जो छपी है उसको मैं यहाँ पे 2-3 मिनट में मैं पेश कर दूं ताकि बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, फिर आपसे मैं सवाल ले लेता हूँ। तो आज हिंदू अखबार में, जो अंग्रेजी का मशहूर अखबार है, उसमें आज के रोज यानी मार्च 10, 2021 को एक खबर फ्रंट पेज पे छपी हुई है और उस खबर में ये कहा गया है कि UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या जो केसेस दर्ज किए जाते हैं वो पिछले साल के मुकाबले में यानी 2018 के डाटा के मुकाबले में 2019 का जो डाटा है उसमें तकरीबन 72% यानी 72% यानी तकरीबन आप कहेंगे कि तकरीबन डबल आप कह सकते हैं केसेस की तादाद बढ़ गई है। और ये जो डेटा है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई झूठ और फरेब पे आधारित है, खुद होम मिनिस्ट्री का डेटा है। और उस अखबार में इस खबर में ये बात कही गई है कि ये जो डेटा है, ये जो आंकड़े हैं, उसको होम मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है और इसमें पता ये चला है कि 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पिछले साल यानी 2019 में। 1226 केसेज रजिस्टर्ड किए गए हैं जो कि पिछले साल से 72% की बढ़ोतरी है। इस खबर में ये भी बताई गई है, हिंदू की खबर में, कि 2015 में केसेस थे UAPA के तहत 897, 2016 में थे 922, 2017 में थे 901 और 2018 में हो गए हैं 1128 और पिछले साल जो है वो केसेस बढ़ के तकरीबन 1226 हो गया है। अरेस्ट भी हम देखेंगे, लोगों का अरेस्ट जो है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। 2015 में 1128 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2016 में 999 लोगों को, 2017 में 1554 लोगों को और 2018 में 1421 लोगों को। और पिछले साल लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो तकरीबन 1948 हैं। तो आप देखिए कि पिछले 2015 से लेकर जहां केसेस 1000 के करीब में होते थे वो अब तकरीबन 2000 के आसपास आ चुका है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और जहां सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें मणिपुर है, तमिलनाडु है, जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड है, आसाम है। और एक और बहुत दिलचस्प बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी तादाद 498 यानी तकरीबन 500 हैं। तो ये भी बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर हो गया है। तो उनके लिए भी ये डाटा जो है गले के नीचे उतर पाएगा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो अब ये मैंने बैकग्राउंड संजीव आपको बता दी। तो आपसे ही हम जब हम कभी टहलने जाते हैं वॉक पे तो आप हमको कहते हैं, तो उसी सवाल को मैं फिर से चाहता हूं कि आप सबके साथ एक बार शेयर कीजिए इसको, कि जो UAPA है ये तकरीबन 30 साल या 40 साल पुराना कानून है और आप ये कह रहे हैं कि सरकार आती रही है, किसी ने इसको ख़त्म नहीं किया है, इसके नाम बदलते गए, कभी ये टाडा हो गया तो कभी पोटा हो गया तो कभी UAPA हो गया, तो इसमें अमेंडमेंट होते गए और इसमें जो लॉ हैं और भी ड्राइकोनियन होते चले गए और सिविल लिबर्टीज़ के लिए और भी खतरा जो पैदा होने लगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एक छोटी सी बात आपकी करेक्ट करना चाहूँगा जी। जो 72% का जंप आपने बताया कि द हिंदू ने आज रिपोर्ट किया है जी, ये 2015 के बनिस्पत है, ना कि पिछले साल के। अच्छा, ओके। बाकी आपकी बातें सही हैं। जिस तरीके से UAPA पास किया गया था, इसका इनैक्टमेंट और ये फंक्शन में आया 1967 में मिसेस इंदिरा गांधी के समय में। और जब ये बनाया गया था तो इसमें सिर्फ अनलॉफुल एसोसिएशन एक वर्ड था जिसके नाम पे अरेस्ट किए जा सकते थे, जिसके नाम पे लोगों को कन्फाइन किया जा सकता था। लेकिन
67 से बढ़कर आज हम 2021 में आ गए हैं। और एक चीज जो गौरतलब है यहाँ पर कि हर तरह के अलग अलग रंगों के सरकारें आई हैं इस जहां पर, और सबने मिल करके इस कानून को अलग अलग तरीके से वेपनाइज किया है। इसमें कड़े कड़े उस तरह के क्लॉजेस डाले हैं जिससे सिविल लिबर्टीज के लिए कानून एक बड़ा खतरा उभर कर आता है। सरकारें अलग अलग आई हैं और उन्होंने ये तर्क दिया कि समय के साथ टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी, टेररिज्म दुनिया भर के लिए एक खतरा बना, भारत के लिए भी एक खतरा बना है। तो एंटी टेररिस्ट प्रोविजंस इस लॉ के अंदर डाले गए। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से इस लॉ का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया गया है जो डिसेंटिंग वॉइसेस रखते हैं, जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, जो सोशल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो निश्चित रूप से कोई भी सरकार पसंद नहीं करती है कि उसके खिलाफ एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ जनता जो है कोई आंदोलन करे, कोई अलग तरह का आवाज और सुर बदले। आप देखिए कि 1967 से चलते हुए ये कानून लगभग 1987 के आसपास तक पहुंचती है, जब एक अलग कानून आता है जिसका नाम है टाडा। टाडा पहली बार जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर एक स्पेशल प्रिवेंटिव लॉ लाया गया, जिसमें काफी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे। जिस तरीके 1 साल के लिए आपको कन्फाइन किया जा सकता है जेल में, आपको बेल नहीं मिलेगा और चार्जशीट जो है लंबा समय मिलेगा पुलिस को दायर करने के लिए। बाद में लोगों के प्रेशर के कारण, ओपोजिशन पार्टीज के प्रेशर के कारण 95 में टाडा को रिपील कर दिया गया। लेकिन फिर उन्हीं सारे प्रोविजंस को कैरी ऑन करते हुए पोटा बनाया गया, जो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आई, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट हुआ और उसमें वो पास किया गया। लेकिन 2004 में जैसे ही सरकार गिरी अटल बिहारी वाजपेयी की, कांग्रेस ने इसको रिपील कर दिया। लेकिन वो सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो पोटा के अंदर आए थे उसको वापस से यूएपीए के अंदर डाल दिया गया। तो जो यूएपीए का कानून 1967 में शुरुआत के समय सिर्फ अनलॉफुल एसोसिएशन को ही गलत मान रहा था, अब वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर लॉ इंडिया का बन चुका है। और जैसा कि आपने आंकड़ों में बताया कि आज के अखबार में द हिंदू में ये आया है, इससे एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप उन स्टेट्स को देखें जहां पे सबसे ज्यादा यूएपीए के केसेस रजिस्टर हुए हैं, और ये पहले से भी होता रहा, लेकिन इसकी तादाद जो है 2015 के बाद लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके का 15 और 2019 के आंकड़ों को अगर आप कंपेयर करें तो उनमें लगभग 72% का इजाफा हुआ है। ये चौंकाने वाला है। और वो स्टेट्स कौन है? वो मणिपुर है, वो झारखंड है, वो तमिलनाडु है, जम्मू एंड कश्मीर है। वो सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पिछले 5-6 सालों में कुछ न कुछ इस तरह का हुआ है, जहां जनता के खिलाफ कड़े कानून लाए गए, उनके अधिकारों को कुचला गया है और इसके कारण वहां पे जन आंदोलन हुए हैं अलग अलग तरीके से। तो एक डेमोक्रेसी में जहां पे चुनी हुई सरकार है वो जनता की आवाज सुनना पसंद नहीं करती है, और वहां पे एक एंटी टेररिज्म वाले लॉ को आप लाकर सिविल लिबर्टीज को क्रश करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडिया के एंटी डेमोक्रेटिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो शायद भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बिल्कुल नहीं। जी संजीव, तो सबसे पहले आपने जो मुझे करेक्ट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब जो 72% का जो इजाफा हुआ है केसेस में वो 2015 के मुकाबले में है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि 2015 से अगर आप देखें तो ये केसेस बड़ी तेजी में बढ़े हैं, क्योंकि 15 के आसपास तकरीबन 800,000 के केसेस में अब तकरीबन 2000 के पास पहुंच गए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर से भी एक सवाल लेंगे कि जहां पे पिछली बार कहा गया कि हमने अगर 370 धारा को खत्म कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया तो वहां पे शांति आ जाएगी, लेकिन अगर वहां पे अगर सब कुछ शांति आ ही गई है तो फिर इस तरह के केसेस में क्यों लोगों को गिरफ्तार किया जाए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि होम मिनिस्ट्री के डेटा खुद कहते हैं कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, आर्टिकल 370, उनका ये मानना है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में बड़ी गिरावट आई है। लेकिन ये आश्चर्य करने वाली बात है कि फिर यूएपीए के रजिस्टर होने वाले केसेस की संख्या वहां क्यों बढ़ी? इससे यही पता चलता है कि आम जनमानस, साधारण जनता जो जम्मू एंड कश्मीर की है, वो अपने मुद्दों को उठाती है अलग अलग तरीके से, जैसे इंटरनेट बैन या अलग अलग चीजें हुई हैं। अगर वो उनके खिलाफ बोलती है तो उनके खिलाफ यूएपीए की धाराएं इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कि निश्चित रूप से बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं तो बहुत ज्यादा तमिलनाडु के बारे में हम नहीं जानते हैं, जबान भी हमें नहीं आती है तमिल जबान। तो आप एक चीज बताइए कि इसमें तमिलनाडु में भी हाईएस्ट केसेस बताया गया है, तो वहां क्या डायनेमिक्स है, क्यों वहां से ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही है यूएपीए के तहत? ये एक आश्चर्यजनक चीज है मेरे लिए भी कि तमिलनाडु लगभग 5-6 सालों में उस तरह से खबर में नहीं रहा है जैसे बाकी के राज्य रहे हैं जहां से केसेस बढ़े हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को प्रोटेस्ट करने की बात हो, या फिर एक खास तरह का इकोनॉमिक सिक्योरिटी का हवा खड़ा किया जाए कि आप अगर किसी खास प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, किसी खास तरह के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का विरोध करते हैं, तो वो अपने आप में इकोनॉमिक
इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए खतरा, और इस नाम पे आपके ऊपर यूएपीए लगाया जा सकता है। तो तमिलनाडु एक हिडन मोल है जहां काफी केसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप झारखंड जाते हैं तो समझ में आता है कि कई सारे ऐसे डेवलपमेंटल इशूज हैं, आदिवासी के इशूज हैं, जिनको उन्होंने रेज किया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाया है, और सरकार नहीं चाहती है कि उस तरह के मुद्दे उछल कर बाहर आए। अच्छा संजीव, एक चीज और बता दीजिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं ये टेक्निकल चीजों को नहीं जानते हैं, जैसे यूएपीए जो है कई बार उसका फुल फॉर्म मेरे जहन से भी निकल जाता है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और हम इसको कहते हैं काला कानून कहते हैं, ड्राइकोनियन कानून कहते हैं। तो जरा ये बताइए कि ये ड्राइकोनियन कैसे है, और जो जूरिस्प्रूडेंस का जो ये स्पिरिट है, जो रूल ऑफ द लॉ है, आपका कहने का मतलब है सिविल लिबर्टीज है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, इससे अगेंस्ट कैसे जाता है? जी, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है 2019 के अमेंडमेंट्स के बाद 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए, जिसमें इसके पहले था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकती है, एक लिस्ट बना करके ऑफिशियल गैजेट में निकाल दे और यूएपीए के सप्लीमेंट में उसको डाल दे। अब टेररिस्ट किसी इंडिविजुअल को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है, जो अपने आप में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। जैसे आप फर्ज कीजिए कि किसी आदमी के खिलाफ कोर्ट में कोई ट्रायल ना हुआ हो, कोई कोर्ट वर्डिक्ट ना दी हो, और उसके पहले उसको टेरर अक्यूज ना करके टेररिस्ट कहना अपने आप में कितना सही और कितना गलत है, आप खुद इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोर्ट्स ने हमेशा इस बात को माना है रूल ऑफ लॉ के अंदर में कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन यूएपीए के अंदर जब आप आते हैं तो ये ठीक उल्टा हो जाता है। यहाँ पर बेल पाना निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल है। जब तक प्राइमा फेसाई अगर कोर्ट को ये लगता है और पुलिस उसको समझा पाती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो यूएपीए के अंदर में आ सकता है, तो आपको बेल डिनाई किया जाएगा। प्लस ऑर्डिनरी केसेस में जो चार्जशीट फाइल करने का समय है वो 90 दिनों का है, लेकिन यहाँ पे वो 6 महीनों का है। तो ऐसे कई प्रोविजंस हैं। स्पीडी ट्रायल नहीं होता है, चार्जशीट पुलिस बहुत लंबे समय में फाइल करती है। आप देख सकते हैं इंडिया में इतने सारे केसेस इस समय चल रहे हैं, जैसे भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी को लेकर 2-2, 3-3 सालों तक लोगों को, एक्टिविस्ट को जेल में डाला गया है और उनको बेल डिनाई किया गया। तो एक तरीके से एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा काला कानून है जिसको आप कह सकते हैं कि ये रॉलेट एक्ट की तरह है, जो 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट आया और जिसके खिलाफ भारत में इतना आंदोलन हुआ, गांधी जी ने भी आंदोलन किया। उसी तरीके के पैटर्न का लॉ, जहाँ पे आपके सिविल लिबर्टीज को डिनाई किया जाता है, जहाँ पे आपके रेपुटेशन को डैमेज किया जा सकता है, ऐसे कई सारे। और हाल के दिनों में तो ऐसे कई केसेस, अभी गुजरात का एक मामला आया है जहाँ पे 20 सालों बाद लोगों को एक्विट किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप 2016 से 2019 तक के मामलों को देखें, यूएपीए के मामलों को देखें, तो उसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.2% का है, जिससे ये पता चलता है कि किसी पुलिस जो है जेलसली किसी को अरेस्ट तो कर लेती है, यूएपीए के चार्जेस लगा देती है, लेकिन वो उसको कन्विक्शन तक नहीं ले जा पाती। तो इस तरीके का हाई हैंडेडनेस जो है पुलिस के पार्ट में या स्टेट के पार्ट में, ये प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, ये चीज़ आप देखिए कि जो अभी नागरिकता कानून के खिलाफ में जो प्रदर्शन हुए यूनिवर्सिटियों में, उसमें भी बहुत सारे छात्रों को इसमें यूएपीए के तहत फंसाया गया है और नाम बहुत सारों का लिया जा सकता है। और आप ये देखेंगे कि एक ही स्टेट में केस नहीं हो रहे हैं दर्ज, बहुत सारे स्टेट में दर्ज हो रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि वो जेल में हैं। एक मतलब स्टेट से दूसरे स्टेट में मामला जा रहा है। तो आप बताइए, जो गरीब आदमी है, जो दूसरे शहर में अभी तक गया नहीं है, वो कैसे न्याय पा पाएगा? जी, ये समझने वाली बात है कि क्रिमिनल लॉ में एक बात कही जाती है कि प्रोसीजर इज द पनिशमेंट। खासकर अगर इंडियन जुडिशियल सिस्टम को आप ध्यान में रखें तो केसेस इतने लंबे चलते हैं कि जो अक्यूज्ड होता है उसको अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखते हैं कि यूएपीए में एक्विटल हो जाता है, लोग छूट जाते हैं, लेकिन उनके लाइफ के प्रेशर्स 10-12 साल जो है उसमें जेल में निकल जाते हैं। तो पुलिस का और खासकर एक पॉलिटिकल कलर जो लेकर गवर्नमेंट आती है, उसके पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का ये पर्पस है, उसका ये उद्देश्य है कि आपको जेल में डाला जाए, आपके एक्टिव ईयर्स को बर्बाद किया जाए, और उनको पता है कि कोर्ट सिस्टम में फाइनली आप एक्विट हो जाएंगे क्योंकि आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा सबूत उनके पास नहीं है। लेकिन समस्या इस बात से है कि एक ऐसा कानून जो खासकर टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए लाया गया था, उसका सरकारों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता कि टाडा और पोटा
दोनों रिपील हुए थे और ये ओपोजिशनल प्रेशर में हुआ है, जनता के दबाव में हुआ है, क्योंकि इन लॉज में भी वही सारे क्लेम्स थे कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए, लेकिन इनका बेजा इस्तेमाल हुआ और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इनको बाद में गवर्नमेंट जो है प्रेशर में आके रिपील करती है। तो उसी तरीके से यूएपीए को भी जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है इसको टोन डाउन करे, उस तरीके से लोगों के सिविल लिबर्टीज को छीनने के लिए एक लोकतंत्र में आवाज उठाने की जो जरूरत है, जनता हमेशा उठा सकते है, उसको दबाने की कोशिश ना करे, उसके लिए इसका इस्तेमाल ना करे। अच्छा, एक चीज आप जब बोल रहे हैं और आपने रॉयल टेक्ट की बात की, तो मुझे याद है कि जब हम लोग भी 11th और 12th क्लास की किताब जब पढ़ते थे, स्कूल टेक्स्ट बुक जब पढ़ते थे, तो उसमें 1919 का जो इंसिडेंट है वो आता था कि जब रॉयल एक्ट मार्च 18 1919 को जब पास कराया गया इंपीरियल हाउस से, तो उसके बाद उसके अंदर में था कि आपको इनडेफिनेट डिटेंशन कर लिया जाएगा, आपको जेल में ठूसा जा सकता है, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो इसको लेके आपने जिक्र भी किया, गांधी जी और बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई, और यहाँ तक कि जो सरकारी टेक्स्ट बुक लिखने वाले जो इतिहासकार लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में जो सवाल जो है, जो नागरिकों का जो अधिकार है, उनके जो शहरी अधिकार है, जो सिविल लिबर्टीज था, वो केंद्र में था, और उस पर जब जब भी हनन हुआ लोग सड़कों पे उतरे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज़ाद भारत में उसी एक मतलब रॉयल एक्ट जो है अपनी शक्ल बदल के आया हुआ है, और जो एक साम्राज्य हुकूमत थी उसकी जगह पे हमारे पास एक देसी हुकूमत है, अपनी सरकार है, लेकिन लोग इसमें फंस रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल ये बताइए कि मतलब इन सारी चीज़ों का जिस तरह से स्टेट का कैरेक्टर ऑथोरिटेरियन हो रहा है, और एक इतिहास तो हमको ये दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी डीपन हो रहा है, लेकिन अगर हम यूएपीए को सेंटर में रख के अगर भारत के इतिहास को देखें और लोकतंत्र को देखें तो हमें कुछ और ही तस्वीर दिखती है। तो आप आखिर में यही बताइए कि इस मतलब अंधेरे की सूरत हाल में इस स्टेट का जो इतना कैरेक्टर जो है इतना ऑथोरिटेरियन हो चुका है, तो आप एक लॉयर, एक कानून को मानने वाले, भारत के संविधान का सहारा लेके हम लोग कैसे इसको बच सकते हैं? कोर्ट क्या रोल अदा कर सकता है, सिविल सोसाइटी क्या रोल अदा कर सकता है, अपोजिशन पार्टी क्या रोल अदा कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग क्या कर सकते हैं? मेरा मानना है कि इंडिया का पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है वो अपने आप में एक सिविल लिबर्टी का बहुत ही ब्राइट हिस्ट्री है, जहाँ पे गांधी जी ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग तरह की मुहिमें चलाई, आंदोलन किया, बल्कि उनमें कई ऐसे सवाल जो जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ था, जो उनके सिविल लिबर्टी से जुड़े हुए मुद्दे थे, उनको भी हमने लगातार जीता और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उसको उठाया है। ये अफसोस की बात है कि आज़ादी के 50-60 सालों बाद शायद हम उस इतिहास को भूलते जा रहे हैं, और वापस से एक अंग्रेजी हुकूमत की तरह हमारे यहाँ जो सरकारें चुनकर आ रही हैं वो भी उसी तरह के लहजे इस्तेमाल कर रही हैं, उसी तरह के कानूनों से अपने आप को मजबूत कर रही हैं, ताकि जनता के अधिकारों को कुचला जाए, उनको सताया जाए, उनको जेलों में डाला जाए। तो जरूरत है कि हम सुप्रीम कोर्ट का कुछ रोल इसमें सुप्रीम कोर्ट तो इसमें बहुत फंडामेंटल रोल प्ले कर सकती है। लास्ट के कुछ जजमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि कुछ रास्ते बनाए जाएं ताकि यूएपीए में जो लोग अरेस्ट होते हैं उनको बेल दिया जा सके, चाहे वो स्पीडी ट्रायल के अगर ना हो पा रहा हो तो उसके कारण दिया जाए, या हेल्थ ग्राउंड्स पे जैसा वरवरा राव को भी अभी दिया गया है। लेकिन जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट रीइंटरप्रेट करे लॉ के जो पीनल प्रोविजंस हैं, खासकर सेक्शन 43 जो है डी, उसको उठाए और उसको टोन डाउन करे। उसका असर काफी ज्यादा है, जिसके कारण बेल पाना अपने आप में एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको रीइंटरप्रेट कर सकती है और एक प्रोग्रेसिव तरीके से बैलेंस कर सकती है, इसका एक हार्मोनियस रिकंस्ट्रक्शन लेकर आ सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट को करना ही चाहिए। लेकिन मैं इस तरह की चीजों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तक चीजों को नहीं सीमित करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि सिविल सोसाइटी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, अलग अलग फ्रंट्स पे आंदोलन होने चाहिए, जन दबाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारा अनुभव है टाडा और कोटा को लेके कि उनको हटाने में जनता का जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, उनका एक बड़ा रोल था, जिन्होंने लगातार ये बात उठाई कि इससे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को खतरा है, ये काले कानून है, इनका सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग तरीके के विचारों को दबाने के लिए जो उनके हिसाब से पसंदीदा नहीं है हमेशा किया जाएगा। तो ज़रूरत है कि अलग अलग फ्रंट पे जन आंदोलन हो, अलग अलग तरह से लोग, स्टूडेंट्स हों, चाहे वीमेन हों, चाहे जितने अलग अलग सेक्शंस वर्कर्स हों, ये सारे लोग आएँ, इसके बारे में जानें और सरकार से डिमांड करें कि आप इस तरह के स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस को हटाएं। नहीं तो जिस तरह की दुनिया का चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है कि अलग अलग जगह पे सिविल लिबर्टी मूवमेंट चल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में भारत में भी ऐसा कुछ हो।
अलग अलग तरीके से यहाँ भी आवाज़ें उठ रही हैं, और उसमें इस कानून का एक बड़ा असर होगा, जिसमें लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा सकता है और उन पर यूएपीए के केसेस लगाए जा सकते हैं। जी, तो संजीव, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की। और दोस्तों, इस वीडियो का मैसेज यही है कि ये इस तरह का जो कानून है वो किस तरह से हमारे अधिकारों को छीन लेता है। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स हमको मिला हुआ है, राइट टू लाइफ मिला हुआ है, राइट टू लिबर्टी मिला हुआ है, पर्सनल फ्रीडम मिले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा कानून बना के उन सारे अधिकारों को छीन लिया जाता है। और इसके लिए हम लोगों को एक कलेक्टिव तौर पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लीगल लड़ाई है उसको ये मतलब इनकार नहीं कर रहे हैं, दरकिनार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जन आंदोलन की भी ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच संजीव, हमने आज अभी यूएपीए के बारे में बात की। जी, थैंक यू।